सभी को नमस्कार। एक ओंकार इवनिंग। देवेंद्र साहब का एक बड़ा प्यारा सवाल है। वो कहते हैं कि पीक्यूआरएस कब शुरू होगा। जो हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ शायद इनके लिए ज़रूरी नहीं, पहले पीक्यूआरएस कराया जाए। जब समय आएगा बेटा, जब अपने आप ही करा दूंगा, चिंता ना कर। चलिए दोस्तों, कमेंट्स वाले सेक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे और शुरू करते हैं अपनी आज बातचीत अपनी कैपलरी के साथ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। थैंक यू एवरीवन। आपके सामने आज ईडियम्स का थोड़ा सा हम डिस्कशन लेके चलेंगे। जो ईडियम्स हम लोगों ने पिछली क्लास से लेकर चलना शुरू किया था, लेट अस कंटिन्यू विद द सेम पर। सबसे पहले अ फिश आउट ऑफ वाटर। कई बार एग्जामिनेशन ने पूछा है फिश आउट ऑफ वाटर। अब इसे थोड़ा दिमाग में समझने की कोशिश करो। अगर किसी फिश को पानी से बाहर निकाल दिया जाए, डेफिनेटली इट क्रिएट्स एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर समवन, जी किसी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन ना हो। 17th नंबर पर आता है अ गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का अर्थ हुआ, देखो इसे हम दूसरे तरीके से समझे। मीन मैथमेटिक्स की एक टर्म है। मैथमेटिक्स में हम इसे कहते हैं माध्य। माध्य का मतलब एक तरह की एवरेज, यानी कि दो एक्सट्रीम्स के, दो एक्सट्रीम का मतलब दो विपरीत अवस्थाओं के बीच का एक रास्ता। दैट इज कॉल्ड अ गोल्डन मीन। नंबर 18 पर लिखा है अ हार्ड नट टू क्रैक। इसका मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसे सोल्व ना किया जा सके, जो हल करना जटिल हो। 19 पर आता है अ हाउस ऑफ कार्ड्स। इसका मतलब एन इनसिक्योर स्कीम, एक ऐसा पल, एक ऐसी स्कीम जिसमें असुरक्षित महसूस करते हैं। नंबर 20 पर आता है अ लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड कॉम्प्लीमेंट का अर्थ हुआ एक ऐसी बधाई जिसका नेगेटिव मीनिंग भी निकला जा सकता है, या फिर जो मीनिंग अपने आप में पॉजिटिव नहीं होता। अगले 5 इडियम्स आपके समक्ष पेश हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसका मतलब एक्सेसिव एंथुसियाज्म। क्लास शुरू होने से पहले मैं देखता हूं दोस्तों के दिलों में बहुत रोमांच भरा रहता है। इट इज कॉल्ड अ लिटिल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। 22 पर आते हैं, लिखा है अ लाइव वायर, जिसका अर्थ हुआ लाइवली। लाइवली का अर्थ होता है हैप्पी एंड एक्टिव। लाइव वायर म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा भी जाता है। अ मैन इन द स्ट्रीट, कई बार देखा गया है। मैन इन द स्ट्रीट एक ऑर्डिनरी इंसान, आम आदमी, एक ऐसा इंसान गली मोहल्ले कहीं पर भी आम रस्तों पर मिल जाता है। अ मैन ऑफ लेटर्स, अगर हम कहें तो अ लिटरेरी पर्सन, जो शिक्षित है, दिमागदार है। अब्राहम लिंकन वाज अ मैन ऑफ लेटर्स, शिक्षित। अगला आता है अ मंथ ऑफ संडेज। मंथ ऑफ संडेज यानी कि जब संडे है तो ऑब्वियसली आपके एंजॉय करने का दिन है, और वो समय खत्म ना हो तो इट इज अ लॉन्ग टाइम। अगले 5 इडियम्स आपके समक्ष हाजिर हूं। अ रेड लेटर डे, अ डे मेमोरेबल फॉर जॉयफुल इवेंट, एक खास पल, खुशी का भरा मौका। आज रल मिल जश्न मनाइए, पाइए जी भंगड़ा पाइए। नंबर 27 पर आता है अ रफ वायलेंट ट्रबलसम पर्सन, टारटार। इसी से जुड़ी एक और इडियम पूछी जाती है, टू कैच अ टारटार। इसका मतलब एक हिंसक इंसान को पकड़ना। 28 पर आता है अ सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ, काउ तो है ही सिंबल, काउ तो है ही सिंबल पीसफुल या फिर होली पर्सन का। तो एक ऐसा इंसान जिसकी कभी आलोचना नहीं होती, बोला सेक्रेड काउ। 29 पर आता है शॉट इन द डार्क एंड अटेम्प्ट टू गेस समथिंग, एक तुक्का लगाने की कला, जो कई बार स्टूडेंट्स अपने एग्जामिनेशन में यूज करते हैं। 30 पर आता है अ सोर पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दर्द दिलों के जाते, अ सोर पॉइंट जहां तकलीफ महसूस। ठीक है दोस्तों, तो इडियम्स के सेक्शन के बाद चलते हैं अपनी महफिल में वापस। हम लोगों ने पिछली क्लास में कंजंक्शंस के बारे में कुछ पढ़ा था। चलिए एक बार फटाफट से नोट्स देख लीजिए, कंजंक्शंस में हमने क्या पढ़ा है।
तो दोस्तों पिछली क्लास तक हम लोगों ने ईडियम्स नहीं, कंजंक्शंस के बारे में जो बात की है। आइए दोस्तों इस कंजंक्शंस के लेवल को, डिस्कशन को हम आगे लेकर चलते हैं। फाइन। तो कंजंक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को समझने का प्रयास किया है। आओ दोस्तों एक अगली बातचीत से मैं आप लोगों को मिलाना चाहूंगा। पर्पस के बारे में हम लोगों ने समझा। पर्पस के अलावा कई सारे डिस्कशन हम लोगों ने समझने का प्रयास किया और काफी डाउटलेस की बातचीत को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आओ थोड़ी सी महफिल लेके चलते हैं आगे। कंजंक्शंस आप लोगों के सामने, आप लोगों के प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड हैं। कंजंक्शंस के कई सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंजंक्शंस के कई सारे क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं। कुछ बातें हम प्रैक्टिस के दौरान भी सीखेंगे। मेरे सामने लिखे हुए हैं ये 4 सेंटेंसेस। अधिकतर स्टूडेंट्स इन लिखे हुए सेंटेंसेस को रटने का काम करते हैं और इलॉजिकल तरीके से रटने की कोशिश करते हैं। रटा क्या जाता है, रटाया क्या जाता है, उस पर भी मैं फोकस करूंगा। लेकिन रटाने के अलावा चीजों को अगर ध्यान से समझा जाए तो बड़े प्यारे लगते हैं ये छोटे छोटे नियम। आइए दोस्तों चीजों को समझने का तैयार करते हैं। मैं आपके सन्मुख एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से इसे समझने की कोशिश करें। समझना, पढ़ना जरा कोशिश करें। सेंटेंस को पढ़कर देखें। सेंटेंस हमारे सन्मुख लिखा है सेंटेंस को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसी चीज को समझने समझाने के लिए हम लोगों ने कहा था, शायद ये हमारा एक इन्वर्जन का लॉजिक है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों? ये हमारे सामने लिखी बातचीत का एक इन्वर्जन का लॉजिक है। ठीक है दोस्तों, अब अगर इस इन्वर्जन के लॉजिक को हम लोग समझने की कोशिश करें भाई, तो इन्वर्जन बड़ी प्यारी चीज है। इन्वर्जन बड़ी ही प्यारी चीज। कैसे काम करती है इन्वर्जन, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास। इन्वर्जन को कायदे से समझने का प्रयास अगर हम करें, इन्वर्जन एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में हमें लिखा हुआ मिलता है। ये रही हमारे सामने नेगेटिव एडवर्ब। तो इसके बाद जो सब्जेक्ट हमें लिखा मिलता है, तो हम इस नेगेटिव एडवर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब लिखने की कोशिश करते हैं और ये लिखा हम लोगों ने से, और इसी के मुताबिक यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ा डेड। क्लियर है? इन्वर्जन का नियम काम करता है। अरे हाँ या ना? नेगेटिव एडवर्ब का जिक्र अगर हमें पहले लिखा हुआ मिले तो नेगेटिव एडवर्ब के इस जिक्र में हम पहले मेंशन करना चाहेंगे नेगेटिव एडवर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो दोस्तों यही चीज हमारे सामने यहाँ पर आती है। अगर मैं ध्यान से देखने समझने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्तों ये जो लिखी है हमारे सामने, ये नेगेटिव एडवर्ब ही तो है। बोलो हाँ। अब अगर ये लिखी हुई हमारे सामने एक नेगेटिव एडवर्ब है, तो नेगेटिव एडवर्ब के बाद ये लिखा सब्जेक्ट, कायदे के अनुसार मुझे यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। रीचेज से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब को निकाला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक यहाँ पर हमने लिखा डज। तो बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर नियम कुछ और नहीं, बेसिकली ये इन्वर्जन का ही नियम काम कर रहा है। अब अगर इन्वर्जन के मुताबिक मैं इसे समझने का काम करूं तो कैसे होगी ये बात, थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें।
बेसिकली जो लिख रहे हैं हम लोग वो सभी की सभी अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब हैं। इसी की वजह से हेल्पिंग वर्ब, आगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम लोगों ने लिखा मेन। अगर मैं इसकी लिस्ट बनाना चाहूं तो ऐसे शब्दों की लिस्ट में सबसे पहले हार्डली, रेयरली, रेयरली, स्केर्सली, एक्सेट्रा, इन शब्दों की हम लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं सभी के सभी शब्दों के बाद आ रही है अगर हेल्पिंग वर्ब, तो समझ आता है कि बच्चों हेड के बाद सब्जेक्ट लगाकर हमें थर्ड फॉर्म टेंस का नियम है, कोई नई बात नहीं। लिखा मिलता है अगर मुझे डिड, तो सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी टेंस है, कोई नई बात नहीं। अगर लिखा हुआ मिलता है दोस्तों मुझे डू या डज, सब्जेक्ट के बाद मुझे लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कोई नई बात नहीं सर, ये तो टेंस की लिस्ट है। टेंस की लिस्ट में इसके अलावा कोई खास बात है ही नहीं, बोलो हाँ। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आगे चलने की कोशिश करता हूं तो समस्या तो तब आती है जब यहाँ एक नहीं इनफैक्ट दो सेंटेंसेस जुड़े मिलते हैं। क्लियर है? जब एक नहीं दो सेंटेंसेस जुड़े मिलते हैं, जब ये दो सेंटेंसेस आपस में जुड़े हुए मिलते हैं तो हम क्या करें? फाइन, तो सवाल उठता है कि क्या हम यहाँ पर इस लिखी हुई बातचीत में कोमा को वैलिडेट कर सकते हैं? शायद नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सर सेंटेंसेस के बीच कोमा हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंसेस का इन्वर्जन कर सकते हैं। सुन रहा है ना तू? हम सेंटेंसेस का जब इन्वर्जन करते हैं तब हम लोग सेंटेंसेस को स्प्लिट करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, और हम इन सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। इसी की खास वजह हुई कि यहाँ पर कॉमा की वैलिडिटी खत्म हुई, यानी कि इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस के लिए कॉमा यूज नहीं करते। आप अगर ध्यान से देखेंगे ये जितने भी शब्द हमारे सन्मुख लिखे हैं ये सभी के सभी शब्द हमारे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी बताते हैं, और फ्रीक्वेंसी का अर्थ होता है कि कौन सा काम कब होता है, कौन सा काम कब होता है। मैंने कहा वह हमेशा लेट आता है, इसका मतलब आज क्लास शुरू हुई तो लेट आया, कल क्लास शुरू हुई थी लेट आया, परसों क्लास शुरू हुई थी लेट आया, उससे पहले दिन क्लास शुरू हुई थी लेट आया। तो भाई साहब कब लेट आया? जब भी क्लास शुरू हुई तब लेट आया। लॉजिक समझ आया? तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात को आगे ताल्लुक से जब जोड़ने की कोशिश करेंगे तो फ्रीक्वेंसी समय के आधार पर होती है, इसीलिए हम लोग इस लिखी हुई बातचीत की फ्रीक्वेंसी को व्हेन के साथ जोड़ते हैं। और एक मूर्खानंद है वो याद करता है हार्डली स्केर्सली व्हेन आता है, हार्डली स्केर्सली व्हेन आता है, हार्डली व्हेन आता है। पूछने क्यों आता है? कहते तेरे बाप का क्या जाता है, हार्डली व्हेन आता है। ऐसा तोता उड़ा दिया जाता है दिमाग का कि खुद भी बेहोश, सीखने का लॉजिक भी बेहोश, पूरा मामला चौपट। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं आपके अंधकार पर हर बार अटैक करता हूँ। खैर अभी कमेंट वाले आने वाले हैं दो चार नालायक, उनको भी हम देखेंगे, चलते ही रहेंगे। ठीक है ना, वो हर दिन दिमाग खराब करने के लिए ही आते हैं। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का मतलब ये समझ आए, यहां से हटाकर इस कोमा को हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं व्हेन का एक छोटा सा डिस्कशन। चलिए थोड़ा आगे लेकर चलने का काम करते हैं। अगर मैं इस लिखी बातचीत को देखना चाहूँ, रेयरली रोहन रिसीव्ड, अगर रिसीव्ड की बातचीत को मैं देखूं इन्वर्जन के मुताबिक यहां से हेल्पिंग वर्ब निकालने की कोशिश हुई डेड। आगे अगर हम कहें तो इन्वर्जन को सपोर्ट करने के लिए कॉमा नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोगों ने व्हेन का यूज किया। एक अगला सेंटेंस हमारे सामने आता है स्केर्सली माई फ्रेंड हैड रेज्ड अ क्वेश्चन। इन्वर्जन के मुताबिक इस हेड को यहां से हटाकर हम लोगों को लिखना पड़ा इस हेड को यहां पर। आगे हम देखने का काम करते हैं तो बच्चों अपना आंसर तैयार हुआ। एक अगला सवाल, हार्डली शिखा हैज सीन हर फ्रेंड्स। बच्चों इन्वर्जन के मुताबिक आप इस हैज का यहाँ जिक्र ना कर कर लिखेंगे है। तो रीजन हमारे सामने तैयार होता है, जो बच्चे रट कर चलते हैं, जो बच्चे रट कर चलते हैं वो बच्चे रटने की बर्बादी जानते हैं। बच्चों हार्डली स्केर्सली से लेना देना नहीं है, ये सभी के सभी हार्डली स्केर्सली नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, और इन्हीं के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और आगे क्योंकि सेंटेंसेस को रीऑर्गेनाइज नहीं किया जा सकता इसलिए कॉमा की सपोर्ट को हटाकर हम यूज करते हैं व्हेन को। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयास करें। मैं रुक रहा हूं एक दो सेकंड के लिए, फिर चलते हैं। आई होप आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने आई होप आप लोगों ने यहाँ तक की बात को समझ लिया होगा। थोड़ा सा प्रयास लेके चलते हैं आगे।
CGL, CPO, CHSL, पैरेलल कई सारे एग्जाम्स का कैलेंडर आ चुका है और जिन लोगों को अभी होश नहीं है वो शायद होश में आ ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा बेहतर आएगा ये चीज़ कि भैया समय कम है, सिलेबस बहुत है, पढ़ना बहुत सारा है, ठीक है जी। और जिन लोगों को नहीं समझना है वो कमेंट्स पर पूरी तरीके से बिजी हैं, भगवान उनको इज्जत बख्शे, भगवान उनको होश बख्शे। खैर चलिए भाई कहानी को थोड़ी आगे लेकर चल लेते हैं। एक ऐसा ही सवाल हमारे परीक्षक हमसे पूछते हैं। हमारे सामने एक छोटा सा सवाल और दिया जाता है और इस सवाल को बड़े ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बड़े ध्यान से देखा जा सकता है। हमारे सामने लिखा हुआ ये सवाल है, नो सूनर द थीफ सॉ द पुलिस वट एवर द चॉइस इज गिवन ही स्टार्टेड रनिंग। इस लिखे हुए सेंटेंस देखो, दुनिया भर के हैं लोग जो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की हिंदी ढूंढने के चक्कर में लगते हैं। अरे मुझे समझ ही नहीं आता हिंदी का क्या लेना देना भाई इंग्लिश से। आओ थोड़ी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, खेल को समझने का कोशिश करते हैं। चलिए भाई इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। यहां लिखा है ये जो शब्द नो अपने आप में नेगेटिव एडवर्ब है, हम जानते हैं। और ये जो लिखा है सूनर, ये इनफैक्ट टाइम बताने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर नेगेटिव है और टाइम बताने वाला शब्द भी अपने आप में एडवर्ब ही है। ठीक है बच्चों, नेगेटिव है और अपने आप में ये टाइम बताने वाला शब्द है। तो नेगेटिव और टाइम बताने वाला शब्द अगर हमारे सामने लिखा है तो भाई साहब इन्वर्जन तो होगा ही। इसीलिए हम लोगों ने यहां से सौ को हटाया, इसकी जगह लिखा सी। हेल्पिंग वर्ब के नाम पर यहां लिखने का काम किया डिड। इज माई पॉइंट क्लियर? एग्जैक्टली इट इज क्लियर। अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करूं तो नो सूनर अगर देखूं ध्यान से तो इसके ठीक बाद हम लोगों को लिखनी होगी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। अरे बोलो हाँ। सवाल उठता है कि इसके साथ सर कहानी यहां नहीं रुकी, सेंटेंस तो आगे भी जुड़ रहा है। अरे छोड़ो इस बात को, एक बहुत अच्छी बात याद दिलाता हूं। हम लोगों ने एक छोटा सा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश की थी, राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। हमने एक ऐसा सेंटेंस पढ़ने की कोशिश की थी, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के वक्त की बात है। ठीक है बच्चों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के वक्त की बात है, हमने एक ऐसा सेंटेंस पढ़ने का प्रयास किया था। अब अगर इस लिखे हुए सेंटेंस पर मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं, मैं इस लिखे हुए सेंटेंस में से मान लीजिए स्ट्रोंगर का ER हटा दूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर ER हटा दिया तो कहानी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में यहां तक हो गई पॉजिटिव डिग्री। अब अगर पॉजिटिव डिग्री नहीं तो इस देन का लेना देना नहीं और आने वाले शाम का भी लेना देना नहीं, कहानी खत्म हुई। इज माय पॉइंट क्लियर? अब इस लिखे हुए सेंटेंस में तो मामला ही बदल गया। अगर उल्टा सोचा जाए तो लॉजिक सेट होता है। उल्टा सोचने पर यह समझ आया कि अगर इस स्ट्रोंग के साथ मैं ER सफिक्स करता हूं तो स्ट्रोंग बना हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री, और इसी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने यूज किया देन, और उसके ठीक बाद आप लोगों का जिक्र आया शाम का। मैं ठीक कह रहा हूं? लॉजिक सेट हो गया बाबूजी। बड़े ध्यान से देखो, चीजें बहुत अच्छे से खुलती नजर आएंगी। सून के साथ हमने जोड़ने का काम किया ER। अब अगर इस सून के साथ हम ER को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये सून की कंपैरेटिव डिग्री बन गई भाई जी, और ये हुआ सूनर। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो क्या कंपैरेटिव डिग्री के लिए कॉमा का यूज करते हैं? ना जी ना। क्या वेन का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या देन का यूज कर सकते हैं? अरे बाबूजी ध्यान से तो देख लो, बिल्कुल भी नहीं। एक तुक्के लगाने वाले स्टूडेंट के जहन में ये भर दिया जाता है, जस्ट लाइक अ डस्टबिन, उसे रटाया जाता है। हार्डली स्केर्सली व्हेन आता है, नो सूनर देन आता है। हार्डली स्केर्सली व्हेन आता है, नो सूनर देन आता है। पेपर वाले ने ये देन और इसी के जैसा ये देन लिखकर पूछ लिया तो उसके तोते उड़ जाते हैं। फिर वो कहता है बेटे तारा रा तारा रा, उसके अंदर तांत्रिक जाग जाता है। फिर वो लगाता है जुगाड़, अरे बाबा रटा तो था देन, ये साला दो दो देन कैसे हो गए? फिर वो सोचता है अरे इधर भी ई है तो इधर भी ई होगा। सासे आज तेरी
मन आग क्या कभी मेरे। तो ये वाली भी बात नहीं सर, बात समझ में आ गई कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। और मेरे दोस्तों अगर कंपैरेटिव डिग्री से प्रोसीड करते हैं तो हमने यूज किया देन। फिर यहां से एक चीज बदल जाती है दिमाग में, ऐसा ही होता है क्या, ऐसा ही हो रहा है। लॉजिक देखें ध्यान से, मैं इस नो सूनर को हटाकर अगर लिखने की कोशिश करूं नो क्विकर, क्विक टाइम की बात कर रहा है, कंपैरेटिव हुआ, तो सारी कहानी आगे चलती जाएगी बिल्कुल एज इट इज। अगर यहां पर लिखा हुआ मुझे नजर आ जाए नो लेटर, तो बाबूजी आगे की सारी बात चलती चली जाएगी एज इट इज। अरे हाँ या ना। अगर यहां पर हमारे सामने मान लो अगर ऐसा लिखा हुआ मुझे नजर आ जाए कि नो के साथ मैंने लिखा सून, तो दिमागी घूम गया। सोचकर देखो मेरे दोस्तों, अगर यहां सूनर की जगह ये ER ना लिखा होकर और सिर्फ सून लिखा होता, तो क्या चुनते आप? कहानी खत्म हुई भाई साहब। नो सून के हिसाब से हमारा जवाब क्या होता? वेन। कंपैरेटिव डिग्री नहीं रही। अरे बोलो हाँ। अगर ऐसी बातचीत है तो हम लोग यहां से हटाकर वेन का चुनाव करते हैं। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है नो क्विक, तो भी हमारे सामने आने वाली बातचीत में वेन यूज हुआ। एक बहुत प्यारी चीज लिख रहा हूं सर, मैंने लिखा आपके सामने ऑन। क्या लिखा? ऑन। अगर इस ऑन के बाद लिखने की कोशिश मैंने की नो, सर ऑन एक प्रेपोजिशन है तो टाइम बताने की कोशिश करता है। आगे हमने लिखा नो, नेगेटिव एडवर्ब है, और इसी के बाद मैंने लिखा टाइम। टाइम नहीं लिखा अकाउंट, अकाउंट नहीं हो सकता है इवेंट, कुछ भी लिख लो जो समय से जुड़ता है। सारी कहानी आगे जुड़ गई किसके साथ? वेन के साथ। अब बताओ भाई साहब रटने की क्या जरूरत है? अरे जिन चीजों को समझने के आपके पास साधन है तो रटने की क्या जरूरत है मेरे भाई? रटते हैं स्टूडेंट्स, हार्डली स्केसली वेन आता है, नो सूनर देन आता है, तेरे बाप का क्या जाता है। अबे मूर्ख इंसान, सीख। सीखने के मौके जिंदगी बार बार नहीं देती। बड़े ध्यान से इसको देखने की कोशिश करें, फिर चीजों पर चलता हूँ। टेक योर टाइम। आई होप आप लोगों ने इस कहानी को समझने की कोशिश कर ली है, और ये आपका पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने एडवर्ब की शीट घर पे लगाई होगी, तो एडवर्ब के अंदर अरे आरती बेटा आपका सवाल गलत है, आप क्यों नहीं ऐसे सवालों को खुद ठीक करते? सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड गेट टुगेदर। अरे ठीक करो ना भाई, नो सूनर हैड ही कम हिज कलीग्स, नो सूनर हैड ही कम, उसके बाद लगाओ देन। कमाल है, क्यों नहीं कॉमन सेंस लगाते? आरती बेटा आप क्यों चाहते हो कि टीचर पर डिपेंडेंट हुए रखो? सवाल हल करने की कोशिश करो बेटा। मेरे साथ तो वो स्टूडेंट जुड़ते हैं जो मुझसे इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। मैंने आपके सामने सच रख दिया, दिमाग लगाओ। अब आपके क्वेश्चन में सूनर लिखा है,
सूनर के साथ नो भी तो लगाओगे ना, तो सेंटेंस ठीक हो रहा है। नो सूनर हैड ही कम, उसके बाद आपने लिखा THAN, कंपैरेटिव हुआ THAN, हिज कलीग्स ऑर्गेनाइज्ड अ गेट टुगेदर। सवाल की कोई बात ही नहीं है, कोई परेशानी की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके सवाल से परेशान नहीं हूं, मैं तो इस बात से परेशान हूं कि जिस चीज को आप सीख चुके हो उस चीज को लेकर भी परेशान हो। है, मेरे से कोई बच्चा आकर अगर ये कहता है कि सर धूप का रंग कैसा है, मैं मूर्ख बन जाता हूं बताने के लिए। ठीक है, हाँ जी। मैं तो आपका सच रूबरू करा रहा हूं, सवाल ही खत्म हो जाते हैं पूछने लायक। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है आरती बेटा, सीखो, आपसे अच्छा किसी को नहीं आता। मैं कई सारे कमेंट्स देखता हूं रैंडमली, जिस इंसान को सीखना होता है तो खतरनाक हो जाता है वो। आपको किसी टीचर की, किसी इंसान की जरूरत नहीं है, जितना करा रहा हूं उस चीज को बड़े डेलिब्रेशन के साथ एब्जॉर्ब करते चले जाओ। गॉट माई पॉइंट? पे टेंशन। तो ये तो थी हमारी बात एक इन्वर्जन वाले लेवल को लेकर, और इस इन्वर्जन के बाद एक अगली बात को मैं लेकर चलना चाहूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसको हम लोग तुक्के लगा के चलते हैं, काम चलाने की कोशिश करते हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बता दो, क्या ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया आपको या नहीं? क्या मैंने आप लोगों को ये वाली बातचीत अभी पढ़ाई है या नहीं? एवरीवन, मैंने आपके सामने ये चीज लिखी है बच्चों, लाइक और एज की कंफ्यूजन हम लोगों ने डिस्कस की है या नहीं? ठीक है दोस्त, ठीक 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 ठीक, बस बस बस, ज्यादा कमेंट्स की जरूरत नहीं है मुझे। तो हम लोग इस डिस्कशन में अधिकतर चीजों को कवर कर चुके हैं। आइए दोस्तों, अब मिलने की कोशिश करते हैं कुछ कमेंट वाले सेक्शन पर। ठीक आया? चलिए नीरज साहब, थोड़ा सा प्रैक्टिस के क्वेश्चंस लगा दीजिए, और प्रैक्टिस में ही बच्चों को थोड़ा सा खेल समझ आएगा कि खेल किस बात का है। अच्छा, एक बार कमेंट सेक्शन लगा दीजिएगा, एक सवाल और पूछ लेता हूं मैं इन बच्चों से। मुझे जानकारी नहीं है कि पीछे हम लोगों ने कुछ किया है या नहीं। अच्छा बेटा, क्या हम लोगों ने इस ऑल दो से रिलेटेड सवाल तैयार किए हैं? मुझे ये बताएं, क्या ये दोनों शब्द के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऑल दो या दो? कर चुके हैं? कर लिए हैं, तो इसका मतलब वी हैव डन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग इन दिस सेक्शन। कुछ एक बातें हैं जो हम थोड़ा सा आगे जब चलेंगे तो हमें समझ आएंगे। तो फटाफट से अब आपके सामने क्वेश्चंस फ्लैश होने शुरू हो रहे हैं, एंड आई होप आप लोग तैयार हैं। चलिए ठीक है सर, कमेंट सेक्शन अब थोड़ा सा हटाएं, अब आपके सामने क्वेश्चंस पेश हो रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। 5 क्वेश्चंस आपके सामने, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज हाथ जोड़ विनती, कमेंट बाजी रोकें और क्वेश्चंस मेरे साथ मिलकर सोल्व करने का प्रयास करें। पांच क्वेश्चन है, अपना दिमाग लगाए दोस्तों।
क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, नो सूनर डिड ही अनाउंस। यहां तक तो इन्वर्जन काम कर रहा है, और जैसे ही आगे हम देखते हैं ही अनाउंस द टूर, तो अगला सेंटेंस को अगर स्प्लिट करना चाहते हैं तो THAN का हम यूज करेंगे, देन द चिल्ड्रन स्क्रीम विद ग्रेट जॉय। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करना शुरू करते हैं। ही इज नोन फॉर बोथ हिज हार्ड वर्क एंड इंटेलिजेंस। आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमें जरूरत है, और वर्क नाउन है तो इंटेलिजेंट को भी हम लोग नाउन में कन्वर्ट करेंगे इंटेलिजेंस। कमेंट्स पर ध्यान ना दें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से कह रहा हूं रिक्वेस्ट है, क्लास का माहौल खराब ना करें, फोकस ऑन द क्वेश्चंस। आती है अगली बात हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, शी इज सो लेजी एज शी कैन नॉट। हम जानते हैं बच्चों, सो के बाद लेजी लिखा एक एडजेक्टिव है। हरमीत मेरे बेटा प्लीज कमेंट बाजी रोक दे, भगवान तुझे बहुत अच्छी पत्नी दे। आइए दोस्तों क्वेश्चन पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, शी सो लेजी एज। हम जानते हैं सो के साथ पेयर कंजंक्शन दैट बनाता है, शी सो लेजी दैट शी कैन नॉट डू। बाकी के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द फ्यूचर इज येट टू कम। देखो दोस्तों, हमने इस येट के बारे में पढ़ा है कि येट अनफुलफिल्ड एक्शन बताता है। द फ्यूचर इज येट टू कम बट कैन नॉट। देखो यू लिखा है बट यू हैव अ राइट टू शेप इट। देखो बच्चों, ये जो बट है वो बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन बताने का काम करता है, पर इस लिखे सेंटेंस में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है तो ये तो दोनों एक जैसे सेंटेंस, तो यहाँ बट नहीं, एंड यू हैव अ राइट टू शेप इट। ठीक है, अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। अविनाश इज नॉट सो गुड अ बैट्समैन टू द सेलेक्टेड। अभी सेंटेंस को ठीक किया जाए बड़े ध्यान से। अविनाश इज अ बैट्समैन, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, अविनाश इज अ बैट्समैन नॉट टू गुड टू बी selected for the team। नेक्स्ट सेंटेंस के 5 हिस्से आपके सामने, जरा दिमाग लगाएं। क्वेश्चन 6 पर काम करते हैं। ही इंसिस्टेड बट नीदर सोनी नोर, बिफोर बॉम्बे को ठीक करें, नोर। हर्षित बेटे आंसर देने की जरूरत नहीं है, अपना दिमाग लगाएं प्लीज, कमेंट सेक्शन पर ध्यान न लगाएं, बड़ा परेशान होता है मन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आए, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट। देखो बच्चों, ये जो लिखा है हमारे सामने, ये जो लिखा है हम लोगों के सामने अनलेस, अनलेस अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है, तो डू नॉट लिखने की जरूरत इसके साथ नहीं। अगले सेंटेंस पर हम काम करना शुरू करेंगे। लिखा है सेंटेंस नंबर 8, वही सवाल इन्वर्जन से रिलेटेड। नो सूनर डिड शी रीच द स्टेशन देन। देखो बच्चों, ये सवाल बार बार आता है, तो THEN नहीं THAN का जिक्र किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, नो सूनर डिड मीनाक्षी रीच द स्टेशन व्हेन, किया जाए WHEN नहीं THAN। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एडमिशन अनलेस। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस अनलेस का जिक्र नेगेटिव पहले से ही है, तो इस यू के बाद लिखा डू नोट को। अगले 5 सवाल समक्ष
क्या ध्यान दें। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। मनी नॉट ओनली सेटिस्फाइज द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स बट ऑल्सो द हायर ऑर्डर। देखो बच्चों, अरेंजमेंट पर अगर हम काम करें तो इस नॉट ओनली का अरेंजमेंट सेटिस्फाइज के बाद लिखा होना चाहिए। फिर कह रहा हूं, नॉट ओनली का जिक्र सेटिस्फाइज के बाद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, आइदर ही और हिज ब्रदर वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द वेन्यू ऑफ द मीटिंग ऑफ योर सोसाइटी। अब इस लिखे हुए सेंटेंस में आइदर के साथ नोर का लेना देना नहीं, तो आइदर ही और हिज ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 13, ही नॉट ओनली बिलीव्स इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। बड़ा प्यारा सवाल है। नॉट ओनली का अरेंजमेंट बिलीव्स के बाद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अनटिल ही डज नॉट डिसिप्लिन। क्वेश्चन खत्म हुआ। अनटिल अपने आप में ही नेगेटिव है, तो बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस में डज और नॉट की हमें जरूरत नहीं, और सेंटेंस ठीक होना चाहिए अनटिल ही डिसिप्लिन्स हिमसेल्फ। बाकी का सवाल अपने आप। क्वेश्चन नंबर 15, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही हैड फेल्ड इन हिस्ट्री ऑल्सो बिसाइड। बात ही खत्म हो गई और इसे ठीक करना चाहिए हमें। ऑल्सो और बिसाइड करना चाहिए, यहाँ पर ऑल्सो लिखने की जरूरत नहीं, साइड लिखना ठीक है। बेसिकली प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन में हम इस बात को। क्वेश्चन आपके सम्मुख 5 सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 पर ध्यान दीजिएगा प्लीज। दिस बुक इज प्राइमर, दिस बुक इज प्राइमर। बेसिकली प्राइमरी, प्राइमर जब हम शब्द कहते हैं ना दोस्तों, तो प्राइमर का अर्थ होता है बेसिक बुक। प्राइमर का अर्थ होता है बेसिक बुक। बेसिक बुक हम कहने की कोशिश करते हैं, बेसिक बुक हम कहने की कोशिश करते हैं जो बचपन में आप लोगों ने पढ़ी थी, बिग बुक जिसे हम हिंदी में कायदा भी कहते हैं। एक वो किताब जो भाषा, वो किताब जो भाषा को बात में हम पढ़ते हैं। This book is a primer for managers who have no formal training or a refresher, और यहां पर फोर नहीं, इस फोर की जगह लिखा जाना चाहिए और। लिखे हुए अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखे हुए अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। This laboratory of physics is not only equipped with all states of the art instruments but also with। तो बच्चों इस नॉट ओनली का जिक्र इक्विप्ड के बाद लिखा जाए तो ज्यादा सेंस। नंबर 18 पर आए। Each of the girls is not only talented in her studies but also beautiful। तो देखो, अगर इस बात को ध्यान से देखें तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड भी अपने आप में एक एडजेक्टिव है दोस्तों, और ब्यूटीफुल भी अपने आप में एडजेक्टिव। तो आइडेंटिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग इस सवाल के अंदर कोई एरर नहीं, मार्क नो एरर। क्वेश्चन नंबर 19 पर काम करते हैं। आभा लुक्ड, आभा लुक्ड, आभा locked the cupboard provided that her jewelry might not। हमें पता है अगर पर्पस बताने की कोशिश हम करते हैं, पर्पस हम बताने की कोशिश करते हैं तो पर्पस के लिए प्रोवाइडेड दैट का जिक्र नहीं करते, हम सो दैट का जिक्र करते हैं। तो प्रोवाइडेड के स्थान पर लिखा जाना चाहिए सो दैट। अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। 20th, दे टोल्ड हिम दैट व्हेन दे रिटर्न्ड दे वुड मीट। सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, मार्क इट। अगले 5 सवाल आपके सन्मुख हल करें।
क्वेश्चन नंबर 21 पर काम कर रहे हैं हम अब। क्वेश्चन नंबर 21, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू आइदर सुनील और राहुल। क्वेश्चन नंबर 22 पर काम करते हैं। बोथ द स्ट्रक्चर एंड, हमें पता है कि बोथ के साथ एंड का पेयर बनाना सेंसिबल है। बोथ द स्ट्रक्चर एंड। क्वेश्चन नंबर 23, नो सूनर, देखो बच्चों यहाँ इन्वर्जन का ताल्लुक हुआ। नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट अपीयर इन द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन नंबर 24, वी आर सो वीक, देखो बच्चों याद है हमें शायद एडवर्ब के दौरान आपको समझाया था कि टू टू का पेयर बनता है, तो वी आर टू वीक टू वर्क हार्ड, तो के स्थान पर टू का यूज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 25, ऑल्दो माई कार इज एक्सपेंसिव, कॉमा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर ठीक करने की जरूरत नहीं है। कल की क्लास में भी, या पता नहीं कौन सी क्लास में भी, मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो के साथ कॉमा लिखा हुआ है। क्वेश्चन को अगले पर लेकर चल लेते हैं। नो सूनर डिड द एडवर्टीजमेंट, बाकी का सेंटेंस हमारे सामने बिल्कुल सही है, स्पष्ट है। क्वेश्चन, अरे हम अगले क्वेश्चन पर काम कर रहे थे, अगले 5 क्वेश्चन सन्मुख बड़े ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 26 पर काम करते हैं। ऑल्दो विंटर इन कश्मीर इज कोल्ड बट, देखो बच्चों ऑल्दो से जब हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन बना ही रहे हैं तो बट लिखने की हमें जरूरत, और इस को अगर हम नहीं लिख रहे हैं तो हम चाहें तो इस बट को उठाकर येट लिख सकते, कॉमा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसी के साथ साथ इट भी लगाना होगा। विकास साहब पूछ रहे हैं सो के साथ एज नहीं आएगा सर। बेटा विकास अपने नोट्स पढ़ लिया करो, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट। नोट्स नहीं पढ़ोगे बेटा ऐसे ही बेतुके, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम काम कर रहे हैं। नॉट ओनली द बैंडिट्स रोब्ड द ट्रेवलर ऑफ हिज पर्स बट ऑल्सो वुंडेड हिम। अब देखो बच्चों, नॉट ओनली सेंटेंस की अगर शुरुआत में है तो ये इन्वर्जन का ताल्लुक हुआ। नॉट ओनली डिड द बैंडिट्स रोब। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। लिखा है द ओल्ड वुमन हैज हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस, वही सवाल आकर अटकता है जब अनलेस हमारे सामने है, तो अनलेस खुद में ही नेगेटिव है, तो अनलेस होने की वजह से अनलेस लिखा हुआ है दोस्तों, तो अनलेस के बाद डज और नोट हटाकर इस हैव को भी हटाकर लिखा हो जाना चाहिए अनलेस शी हैज अ स्ट्रोंग, और स्ट्रोंग के बाद एक शब्द लिखना रह गया WILL, विल। क्वेश्चन नंबर 27 पर काम करते हैं। ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वुड रेदर स्टार। अब देखो रेदर के साथ कंपैरिजन बनाना है तो देन का यूज आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में ये अबाउट ऑल्सो नहीं है बेटे, बट ऑल्सो है, ये टाइप करने वाले की गलती है।
अबाउट के स्थान पर आप बट लिखें बेटा, वो गलत लिखा हुआ है, उस पर ध्यान ना दें। तो क्वेश्चन नंबर 29 पर आ गए हम। ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वुड रेदर स्टार्व देन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 30th पर। जज सेंट हिम टू जेल येट ही वाज इनोसेंट। बच्चों यहाँ पर येट हटाकर आप अगर लिखना चाहें तो लिखा जाना चाहिए बट। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ जाइए। क्वेश्चन 31 से 35 पर फोकस करें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 31 पर काम करते हैं। ऑल आई नो इज दैट आई वोंट बी विद माई सेल्फ अनलेस आई डू नॉट। क्वेश्चन यहीं पर फारिग होता है। अनलेस के बाद लिखा हुआ ये डू और नॉट की हमें जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32। सूनर दैट ही हैड अराइव्ड देन हिज फ्रेंड्स अरेंज्ड। अब यही सवाल है जो आरती देवी ने पूछा था, आरती माता जी ने पूछा था, उसे ठीक करें। नो सूनर हैड ही अराइव्ड, बाकी के सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 पर आए। टुडे द कोस्ट ऑफ, इसलिए मैं बार बार ये चीज आपको रोकता हूं कि आपका कोई भी सवाल हो सकता है कि मैं प्रैक्टिस के वक्त आपको कराऊं, पर जिन्हें पेशेंस नहीं है वो खुद भी डिस्टर्ब है और क्लासरूम टीचिंग को भी डिस्टर्ब करते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, अपनी वीडियो को दोबारा देख लें आराम से। सभी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें बार बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करने में। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 30। टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट। सर हमें पता है कि सच के साथ हम नाउन का यूज करते हैं, लेकिन यहां पर हायर नाउन नहीं है। तो पहले दो चीजों को ठीक किया जाए। सच का अगर हम जिक्र लिख रहे हैं, सच की जगह तो होगा सो, और हायर नहीं आप यूज करें हाई। करेक्ट आंसर बनता है टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सो हाई दैट many people find it difficult, etc. Question number 34. The agitating students had taken a vow not to return to their classes until, वही पुराना सवाल। until देखते ही समझ आता है कि बच्चों हम लोगों को इसमें नोट का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए वे बी सेक्शन में नोट को हटाएं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आए। सॉरी 35। ऑन हियरिंग फ्रॉम यू आई विल कम नॉट ओनली द एयरपोर्ट बट विल ऑल्सो हेल्प इन कस्टम्स क्लियरेंस। देखो बच्चों, बट और ऑल्सो को हम स्प्लिट कर सकते हैं। बट और ऑल्सो एक साथ ना होकर इनके बीच गैप भी हो सकता है, लेकिन इस लिखे सेंटेंस के अंदर हम अगर थोड़ा सा मामला ठीक करें, नोट ओनली की अरेंजमेंट ठीक होनी चाहिए, और नोट ओनली की अरेंजमेंट कम से पहले लिखी हुई तो होना चाहिए आपका करेक्ट आंसर। आई विल नॉट ओनली कम टू द एयरपोर्ट बट ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 पर फोकस करें। फोकस करें फटाफट से क्वेश्चन पर।
क्वेश्चंस पर फोकस करो आरती बेटा प्लीज। कीप ट्राइंग। थैंक यू एवरीवन, लेट अस कंटिन्यू। तो ही वाज ब्रेव, ही डिसाइडेड टू जॉइन द आर्मी। देखो बच्चों, इस बात में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। कॉन्ट्रडिक्शन तो तब होता है जब दो विरोधी बातें एक दूसरे के साथ लिखी, लेकिन इस लिखे सेंटेंस में तो परिणाम बताया गया है ना। तो यहाँ पर दो ना होकर होना चाहिए बिकॉज ही वॉज ब्रेव, बिकॉज ही वॉज ब्रेव। बाकी के सेंटेंस अपने आप ही समझ में आ रहे हैं, एक चीज कारण है, एक चीज उसका परिणाम है। बिकॉज ही वॉज ब्रेव ही डिसाइडेड टू ज्वाइन द आर्मी। क्वेश्चन नंबर 37, स्केसली हैड आई फिनिश्ड। इन्वर्जन आपके सामने आ रहा है, तो कार के बाद THAN का यूज नहीं होना चाहिए, इसकी जगह होना चाहिए WHEN, व्हेन द मास्टर। क्वेश्चन 38, Rangesh is not only involved in the organizing conferences and seminars but also in arrangement। ठीक ही है मेरे दोस्तों, नोट ओनली की अरेंजमेंट इन्वॉल्व के बाद लिखा जाना चाहिए। क्वेश्चन 39 हमने करना है, नोट ओनली द जजेस एक्विटेड हिम, इन्वर्जन होना चाहिए और कुछ नहीं। नोट ओनली डिड द जजेस एक्विट हिम। 40th, सुनीता क्लोज द विंडो ग्रिल सो दैट, प्रोवाइडेड दैट नहीं, पर्पज है, तो दैट का जिक्र होना चाहिए। अगले 5 सवाल दिमाग लगाएं, आनंद पाएं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नो सूनर डिड सुमन एंटर द क्लास देन THAN हिज क्लास टीचर स्कोल्डेड हिम।
चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अभिषेक बेटा, इस अनलेस को हम लोग टेंस के वक्त बहुत डिटेल में समझेंगे। फटाफट से क्वेश्चंस पर फोकस करें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के आंसर्स बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 पर, नो सूनर डिड सुमन एंटर द क्लास, बाकी के सेंटेंस में हमने हिज क्लास से पहले THAN का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। We all are indebted to him for holding not only high moral values but also rendering dedicated। तो बच्चों इस नोट ओनली का अगर हम जिक्र देखें तो नोट ओनली का जिक्र होना चाहिए होल्डिंग से पहले। मैं यहां बैठा हुआ हूं, मैं यहां हूं। क्वेश्चन नंबर 43 42 पर आ रहे हैं हम। You must either tell me the whole story or at least the first half of it। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट किया है आपके एग्जाम। तो इस लिखे हुए आइदर का जिक्र मी के आखिर में होना चाहिए। इस आइदर का जिक्र मी के आखिर में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, अनलेस वी डू नोट, क्वेश्चन वहीं फारिग होता है, डू और नोट की हमें जरूरत नहीं। अगले क्वेश्चन पर अगर हम काम करते हैं, यू कैन नॉट विड्रॉ ऑल हिज मनी अनलेस यू डू नोट, तो बच्चों डू नोट की जरूरत नहीं। अगले 5 क्वेश्चंस पर काम करना शुरू करते हैं। लिखा है बड़ा प्यारा सवाल आपके सामने। आफ्टर द सुनामी दे डिडंट नो, तो स्पेलिंग ठीक करें, ये वेदर की बात नहीं है, WHEHER, स्पेलिंग ठीक करें, WHEHER। डाउट वाला केस है बच्चों ये। क्वेश्चन पर काम करें। क्वेश्चन लिखा है हमारे सामने। एक बच्चा पूछ रहा है सर आप कुछ खा रहे हो ना? हाँ भाई कुछ खा रहा हूँ, कोपचे में बैठ के खा रहा हूँ, कहीं तुम छीन ना लो मुझसे। चलिए वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मिस्टर चैटर्जी हैज कम डाउन विद द फ्लू बट ही वुड हैव, सर यहाँ बट का जिक्र नहीं आना है, की जगह लिखा जाना चाहिए therefore he would have joined us today। राहुल साहब वी के साथ ऑल सुपरफ्लोस नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। विकास साहब मैं जलेबी खा रहा हूं, मुखर्जी नगर में बहुत तेज बारिश आ रही है, तो इसलिए आप सभी की खुशी के लिए टेक्निकल टीम ने जलेबी मंगाई है, वो मैं खा रहा हूँ। कोपचे में बैठ के मैं यहीं बैठा हूँ, सी ठीक है। अब नहीं खाऊंगा, आपने टोक दिया है तो पेट में दर्द हो जाएगा वरना। क्वेश्चन नंबर 48 पर आए। There is a growing demand for a law requiring employees to provide workers with paid leave so as to care for sick children। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, क्यों परेशान होने की जरूरत है। 49 पर आए लेडीज एंड जेंटलमैन। Although he was desired to work quite hard, he could not do so owing to his prolonged illness। ठीक है जी।
अब देखो इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर हम बात करें तो अगर इस लिखे हुए सेंटेंस पर हम काम करें तो there is a growing demand for a law requiring employees to provide workers with paid leave so as to care for children. इसमें कोई एरर नहीं है. क्वेश्चन 49 पर आते हैं. Although he was desired to work hard, he could not do so. तो सेंटेंस में बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन ही बताया, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. ये भी नो एरर हुआ हमारे सामने. क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं. रिकवरी कैंपेन शुड बी माउंटेड नॉट ओनली टू रिकवर द, ये ड्यूर्स नहीं है, ड्यूज, yet to continue अवेयरनेस अमंग बोरोवर्स अबाउट द नेसेसरी टाइमली पेमेंट. तो देखो इस सेंटेंस के अंदर, यहाँ पर इसी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जो येट लिखा है ना बेटा, इस येट को हटाकर आप लिखो बट ऑल्सो. बाकी का सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ. अगले 5 सवाल आपके सामने. पे अटेंशन, डू इट नाउ. चलियो भाई, लिख लिए होंगे, आई मीन सोल्व कर लिए होंगे. अब उड़ाते हैं अगले क्वेश्चंस पर काम चीन को. सेंटेंस नंबर 51 पर आए. इन वीविंग ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी डज नॉट हैव एनी चॉइस अनलेस. अब बच्चों यहां पर अनलेस लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अनलेस लिखने की जरूरत नहीं है. अनलेस की जगह होना चाहिए और. अगला सवाल हमारे सामने आता है. आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम कॉलेज हैविंग एन इंजीनियरिंग डिग्री ही रिसीव्ड अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ रिप्यूटेड अमेरिकन फर्म. इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है. क्वेश्चन नंबर 53 पर आए लेडीज एंड जेंटलमैन. There are many insurance disputes nowadays because of most people do not fully understand the terms and conditions of their. तो बच्चों because of के बाद तो हम सिर्फ एक फ्रेज लिखते हैं. यहाँ तो पूरा सेंटेंस है, तो because of नहीं, because का आप यूज करें. क्वेश्चन 54. The majority of हेमंत साहब वो ठीक है. इन व्यू ऑफ आप ये भी कह सकते हैं इन अ व्यू ऑफ, में कोई प्रॉब्लम नहीं है. हेमंत बेवजह एरर ना बनाएं प्लीज. क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं. लिखा है द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बिलीव्स दैट द स्टॉक मार्केट इज रिकवर्ड एंड दैट इट इज. अब देखो एंड और दैट दोनों एक साथ लिखने की जरूरत नहीं. दैट बेवजह लिखा गया. एंड इट इज द एटसेट्रा. बाकी का सेंटेंस आपका अपनी जगह. Come to the next question. A member shall be required to pay interest at such rate as fixed. जी, क्या क्या यहां पर as ठीक है? नहीं सर, that is fixed होना चाहिए. जतिन साहब कह रहे हैं 51 में अनलेस की जगह बट का यूज करें. 51 में
नहीं बेटा, बट का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पर आते हैं, 56 पर आ जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 पर, द एश्योरेंसेस अनफॉर्चुनेटली रिमेन्ड ऑन पेपर as neither the center or the state initiated steps for the development of the backward region। बच्चों, लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम थोड़ा ध्यान से समझने की करें तो नीदर के साथ नोर की पेयरिंग है। सेक्शन बी के अंदर और हटाकर बी और बॉम्बे को ठीक करे, नोर। Question number 57, India is a land of great political leaders who ruled the country effectively and also by, सर देखो यहाँ पर and also by जो लिखा है ना, इसे थोड़ा ठीक करना चाहिए। who ruled the country effectively and also के बाद ये जो by protecting लिखा है इसको हटाकर लिखना चाहिए and also protected। आरती जी फिर से कुछ लिख रही हैं, कहती हैं सर आपसे एक बात कहनी है, मेरा ग्रेजुएशन अभी ही कंप्लीट हुआ है, मैं यहाँ कोचिंग भी कर रही हूँ। यहाँ पे कोचिंग में सर ना उन्हें एक दो घंटे की क्लास ने ख़त्म कर दी। सर मैं बहुत परेशान थी, अभी आपका कोर्स आया मैंने बाई किया और सर मैं बहुत खुश, मैंने आपका कोर्स बाई किया आपसे पढ़कर, अब मैं एरर थोड़े बहुत फाइंड कर लेती सो मच एंड द कोर्स भी कम पैसे में था, इसलिए आपके लिए से बहुत उम्मीद। वाह बेटा, तो भगवान आपकी शादी अच्छे से इंसान से करे, बच्चे हो। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर काम करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, अच्छा पढ़ने वाला है स्टूडेंट। जो जितने अच्छे एफर्ट्स लगाता है वो उतना अच्छा सीखता है। टीचर आपके सामने सिर्फ एक शीशा है, वो आपकी कमियां भी दिखाएगा और वो आपकी अच्छाइयां भी दिखाएगा। लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 58, notwithstanding his frequent indisposition, he has diligently attended every single। ठीक है जी, सेंटेंस में कोई एरर नहीं। क्वेश्चन नंबर 59, he was prevented accept the assignment because he was a government employee and such as। सर ये and such as लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखा जाना चाहिए therefore he was barred from accepting such assignment। 60th, wheat productions in the region will fall drastically unless we do nothing। सर unless की वजह से nothing की जगह आपको होना चाहिए anything। Question number 61, as a boy Dheeraj is very obedient, polite and hardworking, but as a student he is always inattention, नहीं सर, inattentive, he is inattentive। नेक्स्ट क्वेश्चन पर काम करते हैं। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग गुड हाउसेस टू शेंटी ड्वेलर्स बट ऑल्सो, देखो नोट ओनली को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करेंगे, मैं अब इसे ठीक करना चाहूंगा। द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज एम्ड, अब सेक्शन बी के अंदर पहले लिखा जाए एट नॉट ओनली और उसके बाद लिखा जाना चाहिए प्रोवाइडिंग, बाकी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं। Question number 63, those who want to do good are neither selfish nor in a hurry because they know what it requires। बच्चों यहाँ पर what it requires के बाद आना चाहिए it's a long time to impregnate, requires के बाद is का यूज। Question 65, we are too old that we can not। अब देखो बच्चों यहाँ so that का पेयर बनाना होगा, to की जगह पर a सेक्शन में so का आप यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नो डाउट, आई हैव नो डाउट, अब जब आपको डाउट है ही नहीं तो इफ नहीं आप यहां लिखने की करें, इफ और वेदर दोनों को उठाकर आप लिखेंगे दैट। आपको डाउट ही नहीं है तो बात ही खत्म, सिर्फ दैट का यूज करें। 67, द स्टोर हैडंट हार्डली, बात ही खत्म होगी सर, जब हैडंट का जिक्र आप कर रहे हैं हार्डली लिखने की। 68, स्केसली हैड आई अराइव्ड, सर हमें पेयर ठीक करना होगा THAN नहीं
WHEN का यूज। 69 वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल करें बच्चों, फॉर की जगह एंड का यूज किया जाए, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड एज। 70th दे आर स्ट्रोंग गेट का वर्ड, दे आर स्ट्रोंग गेट नहीं बट का वर्ड। अब सारे सवाल बड़े प्यार से आप हल कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप थोड़ा सा पेशेंस से इन खेल को हल करेंगे तो। हार्डली हैड ही, बाकी के सेंटेंस अपने आप में ठीक है। 71 हार्डली हैड ही। क्वेश्चन नंबर 72 को अगर हम देखें तो बड़े प्यार से इसे ठीक किया जाए, ही हैड हार्डली ईटन अ पीस ऑफ केक। भाई कोई दिक्कत ही नहीं है सेंटेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन्वर्जन करना चाहें करो, ना करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 सो फास्ट दे रैन दैट आई कुडंट कैच देम। बच्चों अब इसे थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई परेशानी की जरूरत, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 74 पर हम काम कर रहे हैं। द डिलीवरी बॉय डिडंट डिलीवर द पार्सल बिकॉज देयर वाज नोबडी एट होम। क्वेश्चन नंबर 75 पर आ जाते हैं। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग which is of the which of the two things he will do first। ये बड़ा प्यारा सवाल है। क्वेश्चन पर अगर हम ध्यान से देखेंगे प्यारा सवाल है। द मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू नीदर। ये सेंटेंस बड़े प्यार से समझे। जो इंसान दो काम करने में हिचकता है इनफैक्ट वो दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। Next question we have 76. He is not only eminent for his writing in English but also इस बात को ठीक करें। देखो सेक्शन बी के अंदर बाई तो है, ये एक टाइप करने वाले की गलती हुई, लेकिन इस नोट ओनली की अरेंजमेंट सेक्शन ए को ठीक कराना चाहेगी बच्चों, तो नोट ओनली होना चाहिए एमिनेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 77 हाउएवर इट इज डिफिकल्ट बट। देखो बच्चों हाउएवर भी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर आप लोगों को बट लिखने की जरूरत नहीं।